हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। ठीक है, तो एसीएफ बोले या फिर सीजीएफएसी छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम के सभी अभ्यर्थियों को मेरा सादर अभिवादन। ओके, सो let us talk about our today's discussion topic will be based on ब्लू मून, ब्लड मून, सुपर मून, ये सभी जितने भी हैं 10 के 10 टॉपिक के बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं आगामी कुछ सीमित समय में। ओके, तो यहाँ पर हिग्स बोसोन के बारे में चर्चा करेंगे, सर्न, गॉड पार्टिकल, बिग बैंग थ्योरी, डॉपलर, वेदर रडार, जीरो ग्रेविटी ट्रांसपोंडर, प्रॉब एंड स्पेस स्टेशन। दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी सीजीएफएसई पेपर 2 के बारे में यदि हम चर्चा करें तो ओके, मैं इससे रिलेटेड एक स्ट्रेटेजी से रिलेटेड हमारा 60 डेज का स्ट्रेटेजी है। मैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको मैं बता दे दूँ। 60 डेज का स्ट्रेटेजी है। अब इस 60 डेज में आप पेपर 2 ओके, पेपर 2 के बारे में और पेपर 1 के बारे में ऑल्सो, यस पेपर 1 के बारे में ऑल्सो। और हमारा जो फोकस रहने वाला है वो पेपर 2 रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आफ्टर 60 डेज यहाँ पर टेस्ट सीरीज विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल ऑफ यू गाइज। टेस्ट सीरीज विल आल्सो बी प्रोवाइडेड। ठीक है, ओके, सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट अबाउट आवर टुडेज टॉपिक ब्लू मून, ब्लड मून और सुपर मून। तो सबसे पहले हम सुपर मून के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर ब्लड मून के बारे में, उसके बाद फिर ब्लू मून। ओके फाइन, सो लेट अस टॉक अबाउट सुपर मून। सुपर मून को जानने से पहले एक छोटा सा चीज़ जानना जरूरी है। यहाँ पर पेरेजी और अपोजी दो चीज़ होता है, उसको हम जान गए तो सुपर मून हमें आराम से पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ये अर्थ है। अब पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, तो पृथ्वी का जो चक्कर लगाने वाला है वो क्या है, आपका चंद्रमा है, मून है। ठीक है, तो जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट में होता है तब उस स्थिति को हम लोग क्या बोल देते हैं, पेरिजी। ठीक है, या फिर हिंदी में हम उसको बोलते हैं हम लोग उपसौर। यदि पृथ्वी और चंद्रमा का बीच की दूरी अधिक हो, यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी अधिक हो तो उसको हम लोग उस स्थिति में अपोजी बोलते हैं। फाइन, अपोजी, या फिर हम इसको हम बोल देते हैं अपसौर। ठीक है, उपसौर और अपसौर। ओके, देखिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब मून पृथ्वी के निकट होगा तब हमें मून बहुत ही बड़ा दिखाई देगा। जब पृथ्वी के निकट चंद्रमा आएगा तब चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा। उस स्थिति को हम क्या बोल देते हैं, सुपर मून। इज इट क्लियर? यस, ओके। अब उसके बाद फिर हम ब्लड मून के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्लड मून क्या होता है, तो इसको डायग्रामेटिकली मैं बताने का कोशिश करता हूँ। ब्लड मून और ब्लू मून, इट इज नथिंग बट टोटल लूनार इक्लिप्स। ठीक है, टोटल लूनार इक्लिप्स। ओके, सो यस, यहाँ पर है आपका अर्थ। जब चंद्रमा पृथ्वी के पीछे छुप जाए, जब चंद्रमा पृथ्वी के पीछे छुप जाए और सूर्य का प्रकाश, सूर्य का जो किरण है वो चंद्रमा तक ना पहुँचे,
तो उस स्थिति में होता है ब्लड मून। अब ये ब्लड क्यों कहा गया उसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो जो भी किरणें हैं वो पृथ्वी से होकर ही गुजरेगा। तो कुछ किरणें चंद्रमा तक पहुंचती है जो कि लाल होती है, और पृथ्वी का जो सूर्य का जो आभा है उसको हम किरीट बोलते हैं, जो लाल कलर का दिखाई देता है। उसी प्रकार हम चंद्रमा में उस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो यह हमें क्या दिखाई देता है, रेडिश कलर दिखाई देता है, रेड कलर का। और अब जानते हैं रेड कलर की जो फैलाव है वो कम होता है, इस कारण से हम यहाँ पर ब्लड मून कहते हैं इसको। ओके, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा ब्लड मून किसको बोलते हैं, सुपर मून किसको बोलते हैं। और उसके बाद फिर ये है आपका ब्लू मून। तो ब्लू मून के बारे में हम चर्चा करते थे। ब्लू मून नथिंग बट ये 150 सालों में लगभग ऐसा होता है, 150 सालों में लगभग ऐसा होता है कि ब्लू मून, ब्लड मून और सुपर मून तीनों एक साथ दिखाई दें, ठीक है। तो ब्लू मून के बारे में हम चर्चा करते हैं। जब लूनार इक्लिप्स, जब चंद्र ग्रहण होता है, और वह भी 2 बार होता है, 1 महीने में 2 बार, वो फुल मून, टोटल लूनार इक्लिप्स, जिसको हम लोग पूर्ण चंद्र ग्रहण बोलेंगे, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लू मून। अब ब्लू मून कहने का मतलब है कि वो नीला दिखाई नहीं देता, वो नीला दिखाई नहीं देता, वो नॉर्मल दिखाई देता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर रेड, ठीक है, दिखाई देता है, बट वहाँ पर ब्लू ऐसा होता नहीं है। ओके, वो ब्लू इसलिए होता है क्योंकि डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं, इस कारण से हमें ऐसा दिखाई देता है। ओके, सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं हिग्स बोसॉन की तरफ। हिग्स बोसॉन, ओके। तो हिग्स बोसॉन, ये 2 नाम का मेल है। मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते जाता हूँ, ठीक है। और आप लोगों को लगेगा कि और इसको अच्छे से बताइए, गहन इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए, हम उसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे। हिग्स बोसॉन ये एक फिजिकल पार्टिकल है। फिजिकल पार्टिकल की खोज किया गया था और उस पार्टिकल का नाम इसको दिया गया पीटर हिग्स। पीटर हिग्स और सत्येंद्र बोस, इन दोनों के नाम से उस पार्टिकल को नाम दिया गया हिग्स बोसॉन, ठीक है। इट इज़ अ फिजिकल पार्टिकल। ओके, आगे हम बात करते हैं सर्न के बारे में, ठीक है। तो सर्न ये मेरिनो नामक एक जगह में है। ये एक प्रकार का संस्था है, ठीक है, काउंसिल है एक प्रकार का। ओके, अब ये मेरिनो एक जगह है। ये जगह कहाँ पर है, तो ये जगह आपका फ्रांस और स्विट्जरलैंड के आसपास, मतलब दोनों के पास में है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड, ये दोनों के पास में है सर्न, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्न, यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सर्न का फुल फॉर्म आप लिख सकते हो, यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक है। ओके, सो अब इस सर्न के मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सर्न के मुख्य उद्देश्य क्या है, ओके। ओके, ब्रह्मांड के संचालन एवं इसकी उत्पत्ति के संबंध में अन्वेषण का काम करना, इन्वेंशन का काम करना। तो ये जो संस्थान है वो इन्वेंशन का काम करती है, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये हम स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। मेरे 3 वीडियो
बन चुके हैं, वो छोटे छोटे वीडियो हैं, यदि आप चाहें तो उसको जाकर देख सकते हैं। फाइन, ओके। तो काफ़ी कुछ चीज़ें मिलेगी, तभी ये कुछ चीज़ अब मैं यहाँ पर स्पेशल टॉपिक करके यहाँ पर बता रहा हूँ, परिभाषाएं बता रहा हूँ, तो सो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको समझेंगे तब ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ओके, सो यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इन्वेंशन का काम चलता है, खगोलीय पिंडों के बारे में इन्वेंशन होता है, मतलब ब्रह्मांड में जितने भी चीज़ हो रहे हैं उसके बारे में इन्वेंशन यहाँ पर होता है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे गॉड पार्टिकल के बारे में। तो गॉड पार्टिकल क्या होता है? ओके, गिव मी सम टाइम। तो गॉड पार्टिकल क्या होता है? ओके, कोई गॉड पार्टिकल भी एक प्रकार का पार्टिकल है, वो परमाणु से भी छोटा कण होता है। ठीक है, परमाणु से भी छोटा कण होता है। ऐसा माना जाता है कि इस गॉड पार्टिकल, यदि गॉड पार्टिकल नहीं होता तो हमारा पृथ्वी भी नहीं होता, हमारा ब्रह्मांड भी नहीं होता, हम भी नहीं होते, मतलब जीवों की उत्पत्ति भी नहीं होती, ऐसा इसका मानना है। सो गॉड पार्टिकल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पर गॉड पार्टिकल के बारे में आप लिख सकते हो परमाणु से भी छोटा कण। हाँ, इसको लिखना जरूरी है, परमाणु से भी छोटा कण। ठीक है, इस कण के कारण भार होता है, ऐसा मानना है। इस कण के कारण, गॉड पार्टिकल होने के कारण ही भार होता है। ओके, ऐसा माना जाता है कि 12 कणों से मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। इसमें से 11 कणों की खोज की जा चुकी है, बट एक कण अभी तक नहीं खोजी गई है। इसके बारे में रिसर्च चल रहे हैं, इन्वेंशन हो रहे हैं। ओके, सो दिस आर ऑल इम्पॉर्टेंट। अब बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या है जी? तो ब्रह्मांड कैसे बना? ब्रह्मांड अभी भी विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे मिल्की वे मरते हैं, उसके बाद फिर उनका और विस्तार होता है। दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिग बैंग थ्योरी से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। यदि हम एक लाइन के बारे में बात करें तो यूनिवर्स का एक्सपांसन हो रहा है, लगातार हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड बिग बैंग थ्योरी। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है हब्बल। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है हब्बल का नाम। ओके, हब्बल ओके फाइन, हब्बल का नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, और हब्बल नाम से दूरबीन भी बना हुआ है। ओके, तो आपको बताना है कि हब्बल दूरबीन कहाँ पर स्थापित किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय दूरबीन है। ओके, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये हब्बल दूरबीन कहाँ पर स्थापित किया गया है। ओके, उसके बाद फिर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट, मेरे ख्याल से डॉपलर इफेक्ट सभी के सभी पढ़े होंगे। तो डॉपलर राडार के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। डॉपलर वेदर राडार। ओके, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि वेदर मतलब मौसम, राडार मतलब यस ऑब्वियसली ये राडार है। तो यहाँ पर डॉपलर इफेक्ट काम करेगा। देखिए, ये थोड़ा सा समझते हैं कि डॉपलर ये कैसे काम करता है। जब इसके अंतर्गत क्या होता है, माइक्रोवेव प्लसेस भेजे जाते हैं। तो माइक्रोवेव प्लसेस भेजे जाते हैं तो बादल हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, जो भी हलचल हो रहे हैं ब्रह्मांड में, तो माइक्रोवेव प्लसेस भेजने के कारण जब माइक्रोवेव प्लसेस टकराता है, तो जब टकरा कर वह वापस आता है तो उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। सो दिस इज कॉल्ड डॉपलर वेदर राडार। यहाँ तक कि हम बूंदों की आकृति के बारे में भी पता लगा सकते हैं डॉपलर वेदर राडार से। बूंदों की आकृति के बारे में, और यहाँ तक कि हम बूंदों के बीच की दूरी का भी पता लगा सकते हैं।
सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डॉपलर वेदर राडार, ओके, सो डॉपलर वेदर राडार में माइक्रोवेव पल्सेस सिग्नल भेजे जाते हैं। अब जब वह सिग्नल किसी से टकराता है, अब किसी से क्या है, हवा से टकराएगा, बादल से टकराएगा, तूफान से टकराएगा, तो ये डॉपलर वेदर राडार इसका इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ज़ीरो ग्रेविटी, अब ज़ीरो ग्रेविटी क्या होता है? यस, ज़ीरो ग्रेविटी क्या होता है, इसको हम लोग माइक्रो ग्रेविटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, माइक्रो ग्रेविटी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? ज़ीरो ग्रेविटी को माइक्रो ग्रेविटी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप सभी जानते होंगे। दो वस्तुओं के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, प्रैक्टिकल है, ओके। अब दो वस्तुओं के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ग्रेविटी होती है, ठीक है। अब कम या ज़्यादा के बारे में हम चर्चा करते हैं। यदि कोई दो वस्तु पास में है तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है। दो वस्तु जितने पास में होंगे उतनी ग्रेविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। और दो वस्तुओं के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। इट इज सिंपल कॉन्सेप्ट, ओके। अब पृथ्वी से अधिक ऊंचाई, मतलब पृथ्वी से दूरी, किसी भी वस्तु की दूरी पृथ्वी से अधिक होती जाती है, तो एक स्थिति ऐसा आएगा कि अंतरिक्ष में उसका ग्रेविटी ज़ीरो हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? एक स्थिति ऐसा आएगा कि उनकी जो ग्रेविटी है वो बहुत कम हो जाएगी, लगभग ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। जब ग्रेविटी है तब भार का एहसास होगा, जब ग्रेविटी ही नहीं रहेगा तो भार का एहसास कहाँ होगा, ठीक है। वेट हमारा लॉस हो जाएगा। अब उस स्थिति में जीरो ग्रेविटी पर वस्तुएं तैरेंगी, ठीक है। उस स्थिति में वस्तुएं तैरेंगी। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाते जाते हैं हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कम होते जाता है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ओके। किसी वस्तु पर ग्रेविटी के कारण ही जो बल लगता है उसे ही तो हम भार कहते हैं ना, ओके। सो W इज इक्वल टू mg, यू नो वेरी वेल, ओके, you all of you know very well, W is equal to mg, mass into gravity. Obviously gravity will be there everywhere, gravity will be there, okay. So जब मास रहता है और ग्रेविटी रहता है तो वो क्या हो जाता है, आपका वेट होता है, ओके। सो यस, और हाँ, एक वैज्ञानिक है, भारतीय वैज्ञानिक, जिसने पहले ही बता चुका था कि पृथ्वी की ओर सभी वस्तुएं खींची चली आ रही हैं। मतलब पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स, पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स है तभी पृथ्वी की ओर सभी वस्तुएं खींची आ रही है। और इसको बताया था हमारे आर्यभट्ट ने, ठीक है, हमारे महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने इसको बताया था। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो पृथ्वी की ओर सभी वस्तुएं खींची चली जाती हैं, ओके। सो ये है आपका जीरो ग्रेविटी और इसी को हम लोग बोल देते हैं माइक्रो ग्रेविटी, ओके, फाइन। अब उसके बाद फिर हम ट्रांसपोंडर के बारे में बात करेंगे। ट्रांसपोंडर, ये मेरे ख्याल से आप लोग सभी लोग परिचित हैं कि नहीं है मुझे नहीं पता, बट यस, आप सभी के घर डिश टीवी, टाटा स्काई, व्हाटएवर जो भी यूज़ करते हो आप, है ना, तो उसमें क्या है, कभी कभी सिग्नल नहीं आता है, ठीक है। तो आप क्या बोलते हो या करते हो कि वो एंटीना को सीधा कर दो या थोड़ा सा हिला दो एंड ऑल, तो और उसके बाद फिर यहाँ पर आपका जो सेट टॉप बॉक्स है उससे भी पता लगाते हो कि हाँ कहाँ पर कितना मतलब रेंज आ रहा है, कितना फ्रिक्वेंसी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, फ्रिक्वेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट, वेव इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इन सब को सम्मिलित रूप से ट्रांसपोंडर कहते हैं। अब देखिए ट्रांसपोंडर एक्चुअल में है क्या, ओके।
ट्रांसपोंडर ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, मैसेज को ट्रांसपोर्ट करता है, तो हम उसको बोल देते हैं ट्रांसपोंडर। ओके, सो यस, मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करूंगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, ठीक है। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट ट्रांसपोंडर। ये नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम ट्रांसफर करेंगे, इट इज़ लाइक अ मैसेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम मैसेज सिग्नल के थ्रू ट्रांसफर करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक होता है आपका स्पेस स्टेशन, मैं अभी थोड़ी देर के बाद चर्चा करूँगा, स्पेस स्टेशन में आऊँगा, स्पेस स्टेशन में मैं आऊँगा। ओके, तो ये है आपका स्पेस स्टेशन, ठीक है। ओके, दूसरा ये है आपका अर्थ, ठीक है, ये है आपका अर्थ का टावर। उसके बाद फिर ये है आपका होम, ठीक है, आप इसको बोल सकते हो डिश, एंटीना, वॉट एवर इट इज़, ठीक है। ये है आपका होम, ये है आपका अर्थ में जो स्टेशन रहता है, और ये है आपका स्पेस स्टेशन। तो ध्यान दीजिए, स्पेस स्टेशन से जो सिग्नल यहाँ पर रिसीव करता है, स्पेस स्टेशन से एक फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पर बल दे रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ, फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी पर यहाँ पर मैसेज मिलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पर रिसीव करता है। उसके बाद फिर ये जो अर्थ स्टेशन है, यहाँ से कोई और अलग फ्रिक्वेंसी पर यहाँ से सिग्नल को आपके घरों तक डिश टीवी एंटीना में भेजा जाता है, ठीक है। सो दिस आर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोंडर। ओके, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, एक फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी से एक सिग्नल को अर्थ स्टेशन तक भेजा जाता है, स्पेस स्टेशन से अर्थ स्टेशन पर भेजा जाता है। अब ये अर्थ स्टेशन से आपके होम तक जाएगा एक अलग फ्रिक्वेंसी पर। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, फ्रिक्वेंसी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। और क्या आ रहा है, ये वेव से आ रहा है, तरंगे हैं, ठीक है, तरंग होगा तभी तो उसमें फ्रिक्वेंसी होगा ना। ओके, सो मेरे ख्याल से इसमें और अलग से एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है। सो हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, बट यस इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है इतना, तो इतना आप कॉन्सेप्ट को रखेंगे। ओके, ट्रांसपोंडर। अब उसके बाद फिर एक प्रोब आता है, अब हिंदी में भी इसको प्रोब ही बोलेंगे। ये अनुसंधानिक अंतरिक्ष यान है। क्या है ये अनुसंधानिक मतलब ये इन्वेंशन करने वाला एक यान है। अब ये किस प्रकार का यान है, कहाँ पर उतरता है, तो यस इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये जो प्रोब है वो सैटेलाइट में उतरता है। अब वहाँ के बारे में, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पर जो उसका स्पेस है, सॉरी हाँ, जो उसका अर्थ है, अर्थ नहीं बोलना यहाँ पर, मेरे ख्याल से ये अर्थ बोलना उचित नहीं है, वहाँ पर जो धरातलीय रूप है उसका, ठीक है, वो धरातलीय रूप है वो कैसा है। अल्टीमेटली यदि हम बात करें तो वहाँ पर पूरा का पूरा इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पर टेम्परेचर कैसा है एंड ऑल, ये सभी के बारे में इन्वेंशन का काम करता है कौन, प्रोब। अब ये किस पे उतारा जाता है, तो ये उतारा जाता है आपके सैटेलाइट पे, ठीक है। ओके,
अब उसके बाद फिर आते हैं हम लोग स्पेस स्टेशन। मेरे ख्याल से स्पेस स्टेशन यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि स्पेस स्टेशन क्या है। प्रोब जैसा यान है उसी प्रकार स्पेस स्टेशन भी एक प्रकार का यान है, लेकिन प्रोब जो है वो बहुत ही छोटा यान है, बट स्पेस स्टेशन नाम में ही स्टेशन है तो वह बहुत ही बड़ा विशालकाय यान है, जहाँ पर लोग बाग बैठ सके, वहाँ पर काम कर सके। तो ये आपका स्पेस स्टेशन, जिसको अंतरिक्ष यान बोलेंगे। ओके, सो अब इसका काम क्या है, मुख्य रूप से इसका काम क्या है? तो यहाँ पर सबसे बड़ा काम यदि मैं बताऊँ तो यहाँ पर मानव बस्तियाँ बनाना, मानव बस्तियाँ, ठीक है, मानव बस्तियाँ बनाना यहाँ पर। ओके, सॉरी फॉर दैट। सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? तो मानव बस्तियाँ यहाँ पर बसाना, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। ओके, सो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, और एक छोटा सा वीडियो मैं स्ट्रेटेजी के ऊपर डालूँगा कि आप कैसे तैयारी करें, ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा सेशन जाने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज का लेक्चर स्टार्टिंग है, देखिए धीरे धीरे और कहाँ तक हम पहुँचते हैं। ओके, कुछ परिभाषाएं जो बच गई हैं उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली आई विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।